प्रिय छात्रों, हम आपका परिचय छंदस शास्त्र से और छंद रचना की प्रक्रिया से कराने जा रहे हैं। प्राचीन काल में भारतवर्ष में 14 विद्याओं की प्रतिष्ठा थी। इन 14 विद्याओं में 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और 6 वेदांग थे, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष और छंद। 6 और 4 10 हो गए। ये 10 विद्याएं थीं और इनके साथ जब 4 शास्त्रों को जोड़ लिया जाता था, वार्ता, आन्वीक्षिकी आदि को, तो कुल मिलाकर 14 विद्याएं हो जाती थीं। इन्हीं 14 विद्याओं में संपूर्ण दृश्य अदृश्य जगत विद्यमान होता था। इन्हीं विद्याओं में पांडित्य प्राप्त करके भारतीयों ने संपूर्ण विश्व में गुरुत्व प्राप्त किया था। अब आज स्थिति ये है कि जो केवल हमारे 4 शास्त्र थे, उन्हीं शास्त्रों की विभिन्न शाखाओं, उपशाखाओं का अध्ययन पूरे विश्व में लगभग हो रहा है और वेद और वेदांग ये सिमट करके केवल भारतवर्ष में रह गए हैं। इसमें आपने देखा कि वेद मंत्रों में कुछ ऐसे रहस्य आए हुए हैं, कहीं कहीं पर नक्षत्रों से जुड़ा हुआ रहस्य, कहीं कहीं पर जो है छंद से जुड़ा हुआ रहस्य, कहीं पर और किसी प्रकार की टेक्निकलिटी। तो जब तक आप उन सारी विद्याओं को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे, तब तक वेद मंत्रों के रहस्य को आत्मसात करना बड़ा कठिन होगा। यही कारण है कि वेद मंत्रों को सरलता के साथ हृदयंगम करने के लिए कालांतर में हमारे आचार्यों ने 6 वेदांगों की स्थापना की। ये 6 वेदांग, जैसा मैंने बताया आपको, ये 6 वेदांग थे: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष और छंद। अब इन 6 वेदांगों का क्या स्वरूप था, इसको समझने के लिए मैं आपको पाणिनीय शिक्षा में आया हुआ एक रूपक आपको हम बताते हैं। ये रूपक है जिसमें संपूर्ण वेद को एक पुरुष के रूप में स्थापित किया गया है। और जब वेद को पुरुष मान लेंगे आप, तो आचार्य कहता है कि छंद जो है उस वेद रूपी पुरुष के दोनों पैर हैं और उसके दोनों हाथ हैं कल्प, और ज्योतिष शास्त्र जो है उस वेद पुरुष के नेत्र हैं, और निरुक्त शास्त्र उसके दोनों कर्ण हैं, कान हैं, शिक्षा शास्त्र उसका जो है घ्राण है, नासिका है, और व्याकरण जो है उसका मुख है। इस प्रकार जब तक आप सांग वेद का अध्ययन नहीं करेंगे, 6 अंगों के साथ वेद का अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक न तो आपको साकल्येन ज्ञान प्राप्त होगा और न ही आपको जो है पारलौकिक यश प्राप्त होगा। तो इसीलिए ये पाणिनीय शिक्षा में ये कहा गया है, छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुः निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। इसमें देखो बच्चों कि आचार्य ने सबसे पहले छंद का नाम लिया। छंदः पादौ तु वेदस्य, इसका जो है बड़ा महत्व है कि सबसे पहले छंद का नाम क्यों लिया। इसलिए लिया कि मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व में कहने को भले ही मुंह जो है सबसे महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन सच बातें है कि व्यावहारिकता की दृष्टि से मनुष्य के शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंग उसके दोनों पैर हैं। क्योंकि यदि कोई मनुष्य गति ही नहीं करेगा, कहीं आए जाएगा ही नहीं, तो उसका तो जन्म लेना ही बेकार हो गया। तो जैसे चरण के माध्यम से ही कोई पुरुष अपनी जीवन यात्रा संपन्न करता है, उसी प्रकार कविता
उसी प्रकार ज्ञान या कोई भी उपदेश, कोई भी शास्त्र छंद के ही माध्यम से वो आगे बढ़ता है। तो छंदों की रचना गणों के माध्यम से की जाती है। हम 3-3 अक्षरों का एक गण बना लेते हैं और उन्हीं गणों के माध्यम से परिभाषा निश्चित करके हम छंद की रचना करते हैं। ये गण बच्चों संख्या में 8 हैं और इनका स्वरूप है मस त्रिगुरुः मगण, जिसमें कि तीनों गुरु होते हैं, त्रिलघुश्च नकारः नगण, जिसमें कि तीनों अक्षर लघु होते हैं, मस त्रिगुरुः त्रिलघुश्च नकारः भादिगुरुः भगण, जिसमें कि आदि अक्षर गुरु होता है, भादिगुरुः पुनरादि लघुरियः यगण, जिसमें कि आदि अक्षर लघु होता है, भादिगुरुः पुनरादि लघुरियः जो गुरु मध्यगतः जगण, जिसमें कि गुरु वर्ण जो है वो मध्य में आता है, जो गुरु मध्यगतः रल मध्यः, इसके बाद आता है रगण, जिसमें कि लघु वर्ण मध्य में आता है, रल मध्य, सोंत गुरु, इसके बाद आता है सगण, जिसमें कि अंतिम अक्षर गुरु होता है, और अंत लघुस्तः, इसके बाद अंत में आता है तगण, जिसमें कि अंत लघुस्तः लघु वर्ण जो है बिल्कुल अंत में आता है। तो इस कविता को आप कंठस्थ कर लेंगे तो आपको 8 गणों का बोध हो जाएगा। अब बच्चों एक बात मैं बता दूं कि 8 के बाद न तो 9 गण बन सकते हैं और न ही 7 गण बन सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक अक्षर जो है या तो लघु होता है या गुरु होता है, और यदि वो गुरु है तो अपने में 2 लघु अक्षरों को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए 2 लघु और एक गुरु और एक लघु, इनके जो है संख्या को देखा जाए अलग अलग करके तो 3 अक्षर होते हैं, इसलिए 3 ही अक्षर का आप जो है गण बना सकते हैं। और इन तीनों स्थानों पर 3 अक्षर का गण बनेगा तो एक होगा आदि में, एक होगा मध्य में, एक होगा अंत में। इन तीनों जगहों पर लघु और गुरु को सन्निवेश करें, बारी बारी से रखें तो 6 गण बन जाएंगे, और यदि तीनों लघु या तीनों गुरु होंगे तो 2 और बन जाएंगे। इस प्रकार वैज्ञानिक पद्धति से आपके 8 ही जो है गण बनेंगे। तो इस तरह से जो है 8 गण हैं, इन्हीं 8 गणों के माध्यम से हमारी कविता लिखी जाती है। दूसरी बात जो जानने की है वो ज़रूरी है आपको कि इस छंद में बीच में यति आती है, यानी जब छंद लंबे हो जाते हैं, उनका चरण लंबा होता है, तो एक ही सांस में, एक ही सातत्य में पूरे चरण का उच्चारण असंभव होता है, तो बीच में कहीं न कहीं सांस रुकती है। जहाँ स्वाभाविक रूप से सांस रुकती है उसी को यति अथवा विश्रम स्थान कहते हैं। ये सब जो है आपको अपने मन से नहीं सोचना है, क्योंकि हमारे आचार्यों ने अपने आप छंदों के लक्षणों में पहले से ही ये बता दिया है कि किन गणों का इसमें प्रयोग होगा और इसमें यति कहाँ से आएगी। आपको केवल उसकी पहचान करनी है। ये गण जो है, ये जो कविता है संस्कृत की बच्चों, ये जो है एक अक्षर से प्रारंभ होकर के 26 अक्षर आगे तक बढ़ती है। एक अक्षर, जैसे संस्कृत में है श्री, अब ये भी छंद है, ये एक अक्षर का छंद है श्री, 2 अक्षर का छंद, 3 का, 4 का। तो इस तरह से 26 अक्षर तक लंबे हमारे छंद होते हैं, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा लोकप्रिय 8 और 21 अक्षर के बीच के ही छंद होते हैं, जिनमें कि हमारा सारा संस्कृत का काव्य साहित्य लिखा गया है। इसी को सब कवियों ने इसका प्रयोग किया है। इनमें से भी कुछ तो ऐसे हैं जो लोकप्रियता के शिखर पर हैं, जैसे वंशस्थ छंद है, जैसे उपजात छंद है, जैसे मालिनी छंद है। तो इन छंदों को आप आगे चल करके बड़े होकर जब पढ़ेंगे गहराई से संस्कृत को, तो आप देखेंगे कि कौन कौन छंद इसमें लोकप्रियता की दृष्टि से बहुत आगे हैं। तो ये जो 26 प्रकार के जो छंद हैं, इन छंदों के ढेर सारे भेदोपभेद होते हैं। अब यहाँ मैं उसको गिना तो नहीं सकता और यहाँ पर अवसर भी नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बच्चों बता दूं कि संस्कृत में इन सारे छंदों की संख्या 13,12,17,000 है, और ये सब गिनी हुई है।
ये कोई कल्पना नहीं बता रहा हूं, ये सारे भेदोपभेद आपको, यदि छंद शास्त्र का कोई ग्रंथ आप पढ़ें तो आपको बड़े आराम से इन सारे भेदों का ज्ञान हो जाएगा। तो इतने भेद होते हैं, यानी 13,12,17,000 छंद हो सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में से केवल 50-60 छंदों में ही पूरा 5,000 वर्षों का संस्कृत काव्यवांग में लिखा गया है। ये आप समझ लीजिए कि हम पूरे समुद्र में से 4-6 लोटे पानी से अपना काम चला रहे हैं, लेकिन छंद शास्त्र बहुत विशाल है। तो इस तरह से जो है छंद होता है। अंत में मैं ये केवल बताना चाहता हूं बच्चों कि ऐसा नहीं है कि कोई कवि जो मन में आए वही छंद लिख दे, ऐसा मतलब स्वतंत्रता नहीं होती है, बल्कि उसके भी नियम होते हैं कि किस प्रकार के प्रसंग में किस प्रकार के छंद का आप प्रयोग करेंगे। इस विषय में जो है हमारे प्राचीन आचार्यों ने एक बहुत अच्छा नियम बताया है, आपको उसको मैं सुनाना चाहता हूं। काव्ये रसानुसारेण वर्णनानुगुणेन च कुर्वीत सर्ववृत्तानां विनियोगम विभागवित। छंदों से छंदों का भेद अच्छी तरह से समझने वाला जो कवि होता है, प्रतिभाशाली कवि होता है, कि किस कारण से शिखरणी और उपजाति भिन्न है, तो इस भेद को जो अच्छी तरह से समझता है वह दो चीजों को दृष्टि में रख करके छंद का प्रयोग करता है। एक तो यह कि किस रस की कविता है, यदि श्रृंगार का वो वर्णन करने जा रहा है तो श्रृंगार के लिए वो मालिनी को चुनेगा, शिखरणी को चुनेगा, उपजाति को चुनेगा, और यदि युद्ध का वर्णन करने जा रहा है तो पृथ्वी छंद का प्रयोग करेगा या श्रद्धरा छंद का प्रयोग करेगा। यदि भगवान की स्तुति का कुछ है, कोई इस प्रसंग है, तो वहां पर वो भुजंग प्रयात का प्रयोग करेगा या वहां पर वो शार्दूल विक्रीडित का प्रयोग करेगा। इस तरह से जिस रस से संबद्ध प्रसंग होता है उसी प्रकार के छंद का प्रयोग प्रतिभाशाली कवि करता है। और यदि ऐसे ही कर दिया तो फिर समझ लो कि उसकी प्रतिभा में कहीं कहीं प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि वो छंद के रहस्य को नहीं जानता। दूसरी बात यह है, दूसरा एक आधार है छंदों के प्रयोग का कि वर्णनानुगुणेन च, जिस प्रकार का वर्णन हो, जिस प्रकार का वर्णन हो, यदि सूक्ष्म रमणीय सौंदर्य का वर्णन है, यदि सूक्ष्म मानसिक भावना का, अनुभूति का वर्णन है, तो उसके लिए जो छंद प्रयुक्त होगा वो दूसरी जगह प्रयुक्त नहीं होगा। तो अच्छे कवि का ये लक्षण है बच्चों कि वह छंदों के इस वैशिष्ट्य को अच्छी तरह से समझ करके तब फिर छंदों का प्रयोग करे। तो छंद के विषय में आपको इतना जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने बताया कि बहुत विशाल इसका साहित्य है। आचार्य पिंगल के पिंगल सूत्रों से हमारी ये परंपरा आगे बढ़ती है। इसी परंपरा में आगे चल करके कालिदास ने श्रुतबोध नाम का ग्रंथ लिखा। उसी परंपरा में सुवृत्त तिलक लिखा आचार्य क्षेमेंद्र ने 11वीं शताब्दी में। आचार्य गंगादास ने छंदो मंजरी का प्रणयन किया 12वीं शताब्दी में। और 15वीं शताब्दी में आचार्य केदार भट्ट ने वृत्त रत्नाकर की रचना की। आगे भी बड़ी लंबी परंपरा है इसकी, लेकिन वृत्त रत्नाकर जो है सर्वाधिक लोकप्रिय छंद शास्त्र का ग्रंथ माना जाता है, जिसमें कि छंद विषयक सारी बातें विस्तार के साथ बताई गई हैं। यह भी बताया गया है कि सामान्यतः तो 2 मात्रा का जो अक्षर होता है वो गुरु होता है, लेकिन कुछ और परिस्थितियों में भी उसको गुरुत्व प्राप्त हो जाता है। जैसे किसी अक्षर के ऊपर यदि अनुस्वार है तो उसे गुरु माना जाएगा। कोई अक्षर यदि डबल कॉन्सोनेंट के पहले आ रहा है, संयुक्त वर्ण के पहले आ रहा है, तो उसको भी दीर्घ माना जाएगा। किसी अक्षर के आगे यदि विसर्ग आ रहा है तो उसे भी दीर्घ माना जाएगा। और फिर कभी कभी छंद के लक्षण में अंतिम जिस अक्षर को गुरु होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से वैसा शब्द नहीं मिल पाया, वो लघु ही रह गया, तो उसको फिर विकल्प से उसको भी दीर्घता प्राप्त हो जाती है। तो इन सारे नियमों को यदि तुम जान लोगे, अभ्यास करोगे, तो वह दिन दूर नहीं है कि तुम भी संस्कृत में बहुत अच्छी कविता की रचना करोगे।